आज हम चर्चा करेंगे कॉरपोरेट के टेक ओवर को लेकर के। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि पूरे देश का ही कॉरपोरेट टेक ओवर हो गया है, पॉलिटिक्स का भी कॉरपोरेट टेक ओवर हो गया है। हम कहते हैं कि ये टेक ओवर हो गया है, और जब ये आंकड़ा है कि पूरे देश के अंदर जो पार्टियों के पास में फंडिंग जारी है, उस फंडिंग में से ज्यादातर फंडिंग 91% फंडिंग जो है वो एक ही पार्टी के पास जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास में जा रही है, तो फिर तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो जो पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती रही है, चाल चरित्र चेहरा अलग अपना बताती रही है, क्या वो पूरी कॉरपोरेट मय हो गई है? और जब हम कॉरपोरेट की बात करते हैं तो वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो हम लोग आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। इस तमाम सारे इसके पक्ष हैं कि जब कॉरपोरेट टेक ओवर पॉलिटिक्स का होगा तब क्या होगा, किसी पार्टी का होगा तब क्या होगा, पॉलिटिक्स के जो कॉरपोरेट के एजेंट्स ही अगर एमएलए एमपी बनेंगे तब उसका क्या असर पड़ेगा। इन सब सवालों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे हमने दो जगह देखा है। एक देश में जो 3 किसान विरोधी कानून लाए गए, इसलिए लाए गए कि देश के किसानों की जमीनें कॉरपोरेट को दे दी जाए। वो कानून इसलिए लाए गए ताकि एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो दे दिया जाए। किसानों ने लड़ा, आप कह रहे थे लोग लड़ते नहीं है, किसानों ने लड़ा, उसे वापस कराया। लेकिन सरकार अब जो है वो एक राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति लेकर के आ गई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आ गई, जिसमें कि फिर से मंडी व्यवस्था को खत्म करने का इंतजाम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब वही कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ फार्मिंग लैंड, ये भी हो गया। तो मतलब ये है कि लोगों ने, क्योंकि कॉर्पोरेट की फंडिंग से चल रही है तो इसलिए उनके लिए कानून बनाने का काम कर रही है। अब मैं इस जागृति जी के पास चलता हूँ, क्योंकि ये लोग सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं। जो सर्व सेवा संघ का जो परिसर था और परिसर का जो टेक ओवर हुआ, वो तो इसीलिए हुआ ना कि उसे अडानी को देना है। वहां पर जो है एक कोई मॉल बनेगा, कोई बड़ा वहां पर एक क्या कहा जाए उसे, पिकनिक स्पॉट बनेगा। जिस तरीके से अलग अलग जगह पर फेस क्या कहते हैं उसे, कौन सा फेसिंग कहते हैं, वो सब बनेगा। तो कुल मिलाकर के कॉरपोरेट को लाभ देने के लिए जब सीधा सीधा पैसा लिया जाता है तो उसका असर भी दिखलाई पड़ता है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम भाजपा को 91% जो भी फंडिंग है उसका पैसा मिल रहा है, तो उसका असर बनारस के अंदर रहते हुए आपको क्या दिखलाई पड़ रहा है? जी जी बोले। नमस्ते सभी दर्शकों को और पैनलिस्टों को। बहुजन संवाद इस चर्चा को लेकर आया तो बहुत जरूरी मुद्दा है अपने आप में, क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सरकार गिरा कर आए थे पिछली सरकार को, वो सबसे बड़े डकैत साबित हो रहे हैं। और जहां 80% सांसद हमारे देश के करोड़पति हैं, वहां 80% जनता 5 किलो अनाज के लिए लाचार बना दी गई है। ये दूरी है, ये एक आम नागरिक की तरह से हम लोगों को समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स किस दिशा में और कहाँ जा रही है। तो हम अपने करोड़पति सांसदों और विधायकों की मार जो है इस देश की जनता झेलती है, जब हर बार उसका 50 रुपए जो है बढ़ा दिया जाता है गैस के दाम में। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं नहीं है। और जिस तरह से अभी जो डेटा एडीआर को थैंक यू करना चाहिए हम सब लोगों को कि वो इस तरह की चीजों को खुलकर निकाल कर लाते हैं इतना रिसर्च करके, इस माहौल में जब मीडिया बुरी तरह से एक तरफा हो रहा है। और मैं मीडिया पे भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि एक तरफ वो लोग हैं जो उनका फेवर करके माला माल हो रहे हैं, मुट्ठी भर जो गोदी मीडिया है और उसके एंकर्स हैं, उसके मालिक हैं। दूसरी तरफ अधिकांश लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं पत्रकारिता के नाम पर और बेरोजगार कर दिए जा रहे हैं, जिनके हाथ में उतने भी संसाधन नहीं है कि वो लोगों तक पहुंच पाए। तो देश की स्थितियां तो आर्थिक मामलों में सबसे ज्यादा खराब कर दी गई हैं। बनारस की आपने बात की तो मैं एक लाइन बता दूं कि बनारस की तो हालत ये है कि वो जैसे बुलडोजर के नीचे है पूरा बनारस।
अभी यहाँ पे 22 करोड़ रुपए रिलीज करके गए हैं योगी जी। पूरे रमजान के महीने में उन्होंने जिस तरह का यूपी में माहौल बनाया, बनारस उससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, क्योंकि यहाँ की जो सबसे बड़ी पूर्वांचल की मंडी कही जाती है, जिसमें 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं और व्यवसायी बैठते हैं, उस मंडी को चौड़ीकरण के नाम पे और विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे उस पे बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहां पे पुलिस और फोर्सेस लगा दी गई है और दाल मंडी को उजाड़ने के लिए पूरी तैयारी है, क्योंकि वहां काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों का जो है व्यापारी के तौर पे रहना होता है, और वो बहुत ही ऐतिहासिक मंडी है। लेकिन उसको तोड़ना है क्योंकि भक्तों को जाने में सहूलियत हो जाएगी, वो रास्ता चौड़ा हो जाएगा, तो एक और रास्ता बनाना है विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए। तो ये दिशा है कुल मिलाकर। अब जिस तरह का की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उसमें अगर बात करूं तो ये सबका असर क्या हो रहा है, सब डेटास हम लोगों के पास हैं और अपने आप में, लेकिन उससे हो क्या रहा है कि जो समाज कल्याण की जितनी योजनाएं थी या जो जरूरतमंद तबका होता था उसके पास, जो पेंशन की या इलाज की या शिक्षा की, जो फेलोशिप की, इस तरह की जो भी योजनाएं थी, या जिसमें गरीब आदमी को कहीं कोई मदद मिल जाती थी, कोई इमरजेंसी फंड हुआ करता था, वो सब स्क्वीज कर दिया गया, वो सब बंद हो रहा है। उसमें कहीं कोई राहत लेने के लिए अगर कोई चाहे तो उसको मिलने की जो एक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी, वो पूरी तरह से मार खा रही है अपने आप में। इस राजनीति का नतीजा ये हो रहा है। आरटीआई से अपने आप को अलग कर लिया, मतलब आ, हम सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, हम ही कानून बनाना है, हम ही को लागू करना है, और हम अपने लिए सब हर मामले में हम अपने आप को अलग कर लेंगे, एक्सक्लूसिव जिएंगे हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड में 660 करोड़ रुपए, यानी लगभग लगभग 60 अरब रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने जुटाए थे। उसके बाद अगर बात करूं तो पीएम केयर फंड की बात रवि जी ने की, तो पीएम केयर फंड भी अपने आप में वैसे था जिसमें अब उसका तो डेटा भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2 महीने के भीतर ये उसमें 1.4 बिलियन डॉलर जुटा लिए गए थे, और जिसमें जो 53% था, मजेदार है कि 53% निजी क्षेत्र के कर्मचारियों से वसूले गए थे, 42% सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हमारे जो हैं उनसे वसूले गए थे, मात्र 5% जो है वो चंदा जो है दूसरे व्यक्तियों से या इंडिविजुअल से लिया गया था। और 3 साल में कहा जाता है कि 535 करोड़ रुपए से ज्यादा आए, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है अपने आप में। अब एडीआर कह रहा है कि मात्र 10 जो एक ट्रस्ट हैं वो सबसे बड़े डोनर हैं, और 2000 करोड़ से ज्यादा जो है पैसा बीजेपी को मिला है, जो मतलब कहा जाए तो सारे चंदे का 90% है। और वैसे ही पीएम केयर में भी, और जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कमाया है, वो 53% से ज्यादा बॉन्ड जो है बीजेपी ने ही लिए हैं। और कैसे लिए हैं, उन लोगों से भी लिए हैं जो बीफ का धंधा करते हैं, दवा कंपनियों से भी कोरोना के टाइम पे लिए हैं। तो ये लोगों की बीमारी आपदा में अवसर बनी थी, उस वक्त पर इन लोगों ने इतनी बड़ी लूट की। और ये 2019 से 2020 से आप जी देखेंगे, ये लूट जो है पैसे की और जमीनों की और संसाधनों की और एक तरफा एक जगह इकट्ठा करना बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला किया है, जिसको हम लोग शायद उस तरह से उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए हैं। जी 8,900 कंपनियों ने पैसा दिया है, जिसमें 8,900 कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी तो नहीं बढ़ी है ना, 8,900 कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है। जब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो ये कंपनियां इनकी जूती के नीचे दबी हुई हैं, इनकी गर्दन, और जिस तरह से लूट रही हैं, आप चाहे अंबानी को देख लीजिए, चाहे अडानी की कंपनी देख लीजिए, चाहे और कोई कंपनी टाटा बिरला देख लीजिए, वहां लोगों की सैलरियां नहीं बढ़ रही है, उनको 9 घंटे 8 10 घंटे 12 घंटे काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, लोगों की छटनी हो रही है, और उसके बाद ये इतनी बड़ी संख्या में चंदा दे रही हैं इस तरह से लोग, मतलब एक पार्टी को। और जी छोटा सा अगर आप एनजीओ बना के चलिए तो उसको इतना सारा नियम में बांधा जा रहा है, इतना इनकम टैक्स और पैन कार्ड और ये और वो, मतलब कौन कौन सा टैक्स और दुनिया भर का
डिक्लेरेशन हर साल आपको भरना है, आपको इनकम हो ना हो, इनकम टैक्स का जी वो दाखिल करना है, सारा नियम है। लेकिन इनके लिए सब तरह से छूट है। तो हो क्या रहा है कि संसाधन जो एक तरफा पूरी तरह से झुके हुए हैं, एक तरफा जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज ये स्थिति है कि बेरोजगार जो युवा पढ़ लिख के निकल रहे हैं, जो अच्छी पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उनको मालूम है कि नौकरी भी अब कहाँ मिलेगी, तो पार्टियों के में मिलेगी। जो हिंदू 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 चिल्लाना और जो लिखना पढ़ना और जो 25 लाख लोगों को ये अपनी फौज बनाए हुए हैं व्हाट्सएप और मीडिया सोशल मीडिया फैलाने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, वो पेड युवा है। और वो पेड युवा इसलिए उनकी नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनको और कहीं नौकरी नहीं मिलने की गुंजाइश है। तो इस पैसे का इस्तेमाल ऐसा थोड़ी है कि खाली चुनाव में हो रहा है। इस पैसे का इस्तेमाल पूरे देश को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये पार्टी कर रही है। और उसपे अमीर गरीब की जो ये खाई दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा बड़ी खाई हो रही है, उसका कारण भी कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जी पार्टियों का, इस तरह जागृति जी। पार्टी का चंदा और इस तरह का जी वो पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार जो है, ये अपने आप में कारण बना जी हुआ है। हम लोगों को ये समझना होगा कि जागृति किस जी। तरह से ये आर्थिक मामला है। और रुपए की कीमत घट रही है तो इनकी कीमत क्यों बढ़ रही है। और मैं जानना चाहती हूँ कि जो ये 10 जो ट्रस्ट हैं जिनके नाम एडीआर की रिपोर्ट में आए हैं, जिन्होंने इनको चंदा दिया है, उसमें टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी है या और कोई ये संस्था, मतलब और जी कोई नई नए बड़े कारपोरेट वाले पैदा हो गए हैं जो इनको सबसे ज्यादा इतना 2000 करोड़ का चंदा दे रहे हैं। क्योंकि ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो जिनको जी ये पाल रहे हैं देश में, जिनको ये पूरा देश बेच रहे हैं, सौंप रहे हैं, उन्होंने चंदा नहीं दिया है, कुछ और लोगों ने इनको अगर चंदा दिया है, तो फिर उनका चंदा कितना होगा और उनको फेवर जो दिया जा रहा है वो क्या होगा। तो ये तो शायद आइसबर्ग, ठीक ही कहा कि आइसबर्ग है कि एक टिप ही है बिल्कुल। ऊपर की, और ज्यादा है। तो हमें तो समझ में आना है कि इस देश की गरीबी का कारण ही ये पॉलिटिक्स बन गई है अपने आप जी में। और ये खासकर बीजेपी जो है बन गई है, और इसको किसी भी हालत में जनता के बीच इस मुद्दे को लेके जाने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जागृति जी। असल में उमाकांत लखेरा जी आए हैं और वो कुछ समय के लिए आए हैं, इसलिए हम उनकी टिप्पणी लेना चाह रहे थे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। मुझे लगता है कि उमाकांत लखेरा जी उसके ऊपर अगर रिफ्लेक्ट कुछ करेंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जितना बताया जाता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास में पहुंच रहा है और चुनाव के अंदर काले धन के तौर पे खर्च हो रहा है। जिन लोगों ने कहा था कि वो काला धन वापस लेके आएंगे, वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही काले धन के ऊपर वो कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि एक बात कि कॉरपोरेट फंडिंग का जो असर है उसके ऊपर हम लोगों ने बात की है। इसको रोकने के क्या तरीके हैं, मतलब कुछ है भी तरीका या ये लॉस्ट केस है? जैसा शिवाजी सरकार साहब कह रहे थे कि भाई कुछ तो हो ही नहीं रहा है। तो आपको इसके ऊपर क्या लगता है कि कॉरपोरेट फंडिंग को किसी तरीके से मतलब रेगुलेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है? सरकार तो नहीं चाहती है, सरकार तो उसी के पैसे से चल रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को, हमारी चुनावी व्यवस्था को जीवंत रखने का मार्ग नहीं है। ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इसको छोड़ना पड़ेगा। कॉर्पोरेट फंडिंग का मतलब, अगर आप सत्ता में हैं और कॉर्पोरेट कंपनियों का फायदा पहुंचा रहे हैं, तो जितनी जिसकी संख्या भारी, आप उसके लिए काम करेंगे। कॉर्पोरेट के जो लोग हैं वो, उसका उदाहरण देख लिया, इलेक्टोरल फंडिंग जो है उसका सोर्स ऑफ करप्शन क्या था? कॉर्पोरेट्स था। कॉर्पोरेट्स ने सरकार से फायदे लेने के लिए जितना जिस कॉर्पोरेट्स ने काम किया, उसी हिसाब से कॉर्पोरेट्स जो है आगे काम करते रहे। अभी सवाल ये है कि इस पूरे, जो मैं ये मान रहा हूं कि इस पूरे गेम में आपको जो सरकारी फंडिंग है, भारत सरकार की जो फंडिंग है, उस फंडिंग से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। आपको कॉर्पोरेट्स के भरोसे बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट तो करप्ट कर रहा है, हमारी पूरी चुनावी व्यवस्था को खत्म कर रहा है। तो इसलिए भगवान के लिए, खुदा के लिए और किसी जिसको भी साक्षी मानते हैं, इससे आपको निजात दिलानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा लोकतंत्र जो है इससे हाईजैक हो रहा है।
सरकार को, दिनेश गोस्वामी कमेटी की जो रिपोर्ट थी कि आप गवर्नमेंट को बहन करना चाहिए और जितने भी सिस्टम रेगुलेशंस होनी चाहिए, सरकारी सिस्टम, इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप नहीं देंगे तो वो तो ऐसी हो जाएगा कि जो लंगड़ा खिलाड़ी जो गेम में होता है ना, जिसको आप नशा करवाते हैं वो जीत जाता है गेम, और जिसको जो अच्छा खासा मेहनत करके, साल भर मेहनत करके काम करे, वो बाहर हो जाता है, क्योंकि उसने जो ड्रॉप ले रखी है, ड्रॉप वाला जीत जाता है। तो ऐसी सेम सिचुएशन है कि जो करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी चंदे की, और मुझे लग रहा है कि इसमें भारत सरकार का जो चुनाव आयोग है वो उसके लिए सबसे बड़ा दोषी है। उसने जो अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं किया, चंद्रचूड़ साहब इसमें सबसे बड़े दोषी हैं, जिन्होंने लिस्ट देने के लिए तो तैयार किया, लेकिन उन अपराधियों को, उन लोगों को कोई सजा देने की कहीं कोई बात नहीं हुई है। चोर तो पता कर लिया आपने कि चोरी किसने की, लेकिन उन चोरों को सजा के बात आई तो आप जो है मोदी जी को अपने घर में गणेश पूजा के लिए बुलाने लग गए। तो ये जो चीजें हैं, ये लुका छिपी का खेल लोकतंत्र में नहीं चलेगा। मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग और भारत सरकार को तो पर्दे के पीछे रखी है, लेकिन भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ऐसा मैं मानता हूं। मैं अगले सवाल पर और बातें का फिर एक बड़ा निर्णय सामने आने वाला है। पूरा किसान आंदोलन की व्यापक एकजुटता बन रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी? जी सर, देखिए, इसके पूरी प्रक्रिया पर अगर हम रोशनी डालें तो सामने स्पष्ट सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लोकतंत्र में चुनाव, निर्वाचन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण उसकी इकाई होती है, कड़ी होती है। शुरुआती दौर में जब हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ, हम स्वाधीनता के बाद की बात करते हैं, 48 के बाद की बात करते हैं, तो आम आदमी की उसमें सहभागिता थी और आम आदमी निर्णायक था, अपने वोट के माध्यम से अपना देता था, सरकारें चुनता था, अपने प्रतिनिधियों को चुनता था। फिर उसके बाद उस पर प्रभाव डालने के लिए हुआ कि साहब बाहुबलियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, बाहुबलियों का इस्तेमाल हुआ। फिर बाहुबलियों को लगा कि जब हमारे इस्तेमाल से हम सरकार चुनवा रहे हैं तो हम क्यों किसी को चुनवाएं, हम खुद ही क्यों न चुने जाएं। तो वो प्रक्रिया शुरू हुई, बाहुबली आ गए। फिर उसके बाद वाले प्रोसेस पे आप देखेंगे कि पूंजी का उसमें प्रवेश हुआ, पूंजीपतियों का प्रवेश हुआ, पैसा आया, धनबल आया और धनबल का इस्तेमाल हुआ, उसके माध्यम से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उसके बाद पूंजीपतियों ने सोचा, धन वालों ने सोचा कि जब हम इसके प्रमुख कारक हैं तो हम खुद ही क्यों न चुन करके आए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पूंजीपति लोग स्वतः आकर के राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, जैसे भी हुआ उनकी प्रत्यक्ष सहभागिता शुरू हो गई। अब उसके अगले कड़ी में हम लोग आ गए हैं कारपोरेट लोगों को। आज की तारीख में कारपोरेट उस पर प्रभाव डाल रहा है। तो अगला जो चरण होगा, जो आप कह रहे थे कि कारपोरेट की ये सहभागिता कैसे कम की जाए, तो उसकी सहभागिता तो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि अब कारपोरेट, अब तक माने कारपोरेट अपने प्रभाव के लोगों से, अपने प्रभाव से अपना लोगों को चुनवाता है। तो अब उसको ये है कि जब हमारे ही प्रभाव से लोग चुने जा रहे हैं तो हम खुद क्यों न करें। और वो स्थिति आपको कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ रही है। अमेरिका इस समय ट्रंप महोदय जो बिल्कुल ये तूफान मचाए हुए हैं वहां पर, तो उनके ऊपर भी हम साफ देखते हैं कि एक कारपोरेट विशेष का या कारपोरेट विशेष का हाथ उसके ऊपर है, उसके ऊपर छाया है। और वही चीज भारत में भी है। एडीआर ने जिस तल्लीनता के साथ, जिस साफगोई के साथ चीजों को निकाल करके उसको कहते हैं कि उघाड़ दिया है पूरी चीजें, कि कारपोरेट किस तरीके से हमारे पूरे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। अगला चरण ये होगा कि ये लोग जो ये बीच वाले लोग गायब हो जाएंगे और सीधे सीधे कारपोरेट, क्योंकि अब कारपोरेट देख रहा है कि हमने जिसको चुनवाया वो लोग तो काम हमारे लिए करना तो चाहते हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं से जन दबाव ऐसा बनकर के आ जा रहा है कि हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। तो अब अगले चरण में क्या होगा कि कारपोरेट स्वयं इस पर कब्जा कर लेगा, जो उसको कानून बनाना होगा, जैसे लागू करवाना होगा वैसे लागू करवाएगा। अब ये रहा कि एक तरफा मीडिया है, एक तरफा न्यायपालिका है, एक तरफा कार्यपालिका है, तो भैया ये सब के सब तो चाकरी कर रहे हैं कारपोरेट की। मीडिया किसकी है? मीडिया आज की तारीख में 80%, 85%, या हम तो कहेंगे कि जो ये जिसको मुख्य मीडिया कहते हैं वो
100% उनके कब्जे में आ गई है। यह जो एक वैकल्पिक मीडिया है, यही थोड़ा सा माहौल बनाए हुए है, स्थान बनाए हुए है, स्पेस बनाए हुए है कि जनता की आवाज या हम सारे लोगों की आवाज कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत उभर करके सामने आ रही है। लेकिन इस पर भी संकट है, इस पर भी कारपोरेट एलन मस्क जैसा आदमी ये तो स्टार स्पेस से ही अपना इसको कंट्रोल कर रहा है। तो आज की तारीख में ये पूरे के पूरे मीडिया पर, हम लोगों पर भी ये उसकी कृपा है कि हम लोग अभी इतनी बातें कर ले रहे हैं। जिस दिन वो चाहेगा हमारी आवाज को दबा देगा, ऊपर से ही दबा देगा। तो आने वाले दिनों में जो है ये पूरा का पूरा कारपोरेट के हाथ में जाने वाला है। जब वो जो सिस्टम बनता था, पहले साम्राज्यवाद आया, उसके बाद नव साम्राज्यवाद आया, और पहले क्या हुआ, तो अब ये कारपोरेट वाद आएगा। कारपोरेट ही आपस में ये गला काट प्रतियोगिता करेंगी। जो चीजें ये दुनिया के पैमाने पर आज दिखाई पड़ रही है, चीन भी जो गुर्रा रहा है अमेरिका के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं से कारपोरेट के आपसी द्वंद्व का मामला है। वो कोई जनतंत्र का मामला नहीं है। तो अब कारपोरेट ही कारपोरेट से लड़ेगा, और हम सारे लोग ये भक्ति भाव से उसको देखते रहेंगे। और कारपोरेट का ये नियंत्रण और उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम भी कारपोरेट ही करेगा। कारपोरेट पूरा का पूरा कब्जा करने जा रहा है। ये सबसे संकट की चीज है। अब इसको जनतंत्र कहेंगे या क्या कहेंगे, अब इसको नए तरीके से व्याख्यायित करने का मामला बनेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। मैं विश्वास रुडगी जी के पास आता हूँ। मेरा उनसे सीधा सवाल ये है कि कॉर्पोरेट टेक ओवर पार्टी का हो गया, ये तो फंडिंग से दिखलाई पड़ गया। जो पॉलिसीज देश के अंदर दिखलाई पड़ रही है उससे पता चलता है कि पॉलिटिक्स का कॉर्पोरेट टेक ओवर हो गया। तो बस एक चीज आना बाकी है कि अभी जो अडानी अंबानी हैं वो पीछे से काम कर रहे हैं। तो क्या आपको एलन मस्क टाइप, जैसे कि वो दिखलाई पड़ते हैं ट्रम्प के साथ में, वैसे ही क्या अडानी अंबानी खुल करके पॉलिटिक्स में मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर बाल बच्चों के साथ में भारतीय राजनीति में भी दिखलाई पड़ेंगे क्या, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर तिवारी? आपको क्या लगता है? बहुत लंबा अनुभव है आपका। जी।